हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 टू 17 ऑफ मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद जरूरी हो। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। इसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी आपके साथ। उसको ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। बात करते हैं फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया रैंक्स 108 इन जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स इन 2022, यूएनडीपी की रिपोर्ट। हाल ही में यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार जो जेंडर इनइक्वालिटी पर इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, तो ध्यान रखना है आपको, इंडिया की रैंक है 108, 108th रैंक है इन जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। 2014 में जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तब भारत की रैंक 127वीं थी। तब भारत की रैंक कितनी थी, तो 127वीं पोजीशन पर था। और 2022 की जब रिपोर्ट जारी की गई तो इंडिया की रैंक 108 है। ध्यान रखना है आपको। कैसे याद रहेगा? याद बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है कि इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इंप्रूवमेंट कितने का हुआ है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो 19 रैंक्स का, आप कह सकते हैं 19 रैंक्स का इजाफा हुआ है, बेहतर हुआ है। इंडिया स्पेशली इनइक्वालिटी इंडेक्स में बेहतर कर रहा है और कितनी रैंक है, 108वीं रैंक है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस न्यूज के बारे में। इस न्यूज में कहा गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो यूएनडीपी रिलीज करता है। और 2022 की हाल ही में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, 108वीं रैंक रही है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है। इसके अलावा 2021 में भारत की रैंक कितनी थी, तो 2021 में 122वीं रैंक थी, ये भी बताया हुआ है। हम कंपैरिजन एक दशक के अनुसार करते हैं, इस वजह से 2014 में जब ये जारी किया गया था तब 127वीं रैंक थी भारत की, और 2022 की जब रिपोर्ट आई तब हमने देखा कि 108वीं रैंक है भारत की। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं थोड़ा सा और स्टैटिक इंफॉर्मेशन के बारे में। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स तीन प्रमुख आयामों में लैंगिक असमानताओं को मापता है। सबसे पहला है प्रजनन स्वास्थ्य, दूसरा है सशक्तिकरण और तीसरा है श्रम बाजार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कैसे इंपॉर्टेंट है भाई? हमने बोला कि जीआईआई यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स किन किन पैमानों को ध्यान में रखकर, किन किन पैमानों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, वो है प्रजनन स्वास्थ्य। इसके अलावा सशक्तिकरण सशक्तिकरण और श्रम बाजार, ये तीन डायमेंशंस आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान में रखकर ही जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 2021 में जब ये रिपोर्ट आई थी तब भारत की रैंक कितनी थी, तो हमने देखा थोड़ी देर पहले जब भारत की रैंक 2021 में हमने बात की 122वीं रैंक थी। ठीक है। इस बार भारत की रैंक कितनी है, 108वीं रैंक है। 2022 में 108वीं रैंक है, 108th रैंक। ठीक है। तो कितने रैंक की छलांग लगाई है भाई, तो कितने रैंक की छलांग लगाई है, तो ध्यान रखना है। 2021 में आई थी तब 122वीं रैंक थी, और 2022 में आई तो 108वीं रैंक है, यानी कि 14 रैंक की क्या लगाई, छलांग लगाई। यही कंपैरिजन जब 2014 से किया जाता है तो 2014 में रैंक कितनी थी, तो 127 है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस साल कौन सी रैंक है ये इंपॉर्टेंट है। ये पैमाना आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डायमेंशंस हैं, किनको ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा किसके द्वारा रिलीज की जाती है ये रिपोर्ट, तो आप सभी को ध्यान रखना है, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही बात है यहाँ पे इंग्लिश में भी दी हुई है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया रैंक्स 134th इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये रिपोर्ट भी आई 2022 की ये रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बात कर रहे हैं एसडीआई के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, तो ध्यान रखना है, भारत की रैंक 134वीं रैंक है। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अ, अगर बात करें 2021 में रैंक क्या थी, तो 2021 में ये रैंक थी, 2021 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी, तो भारत की रैंक थी 135th,
135th। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक रैंक का क्या हुआ है सुधार, एक रैंक का क्या हुआ है सुधार हुआ है। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या समझ में आया भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या-क्या पैमाने हो सकते हैं? तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी किसी भी कंट्री में किस तरह से मानव का विकास हो रहा है। मानव का विकास कहने का मतलब क्या? मानव का विकास कहने का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है, क्योंकि हम लोग तो अब इवॉल्व हो चुके हैं, इसलिए आपको आदिमानव वाले फेज में नहीं चले जाना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है? यह मानव विकास का मतलब है कि मानव या ह्यूमन अलग-अलग स्तर पर किस तरह से लगातार डेवलप कर रहा है। क्या उस पर्टिकुलर कंट्री में ह्यूमंस की सारी बेसिक नीड्स अवेलेबल है? फूड कैटेगरी में ले लीजिए, चाहे वो आपके उनके स्वास्थ्य कैटेगरी में, मतलब कोई भी देश चाहे स्वास्थ्य कैटेगरी की बात करें, फूड कैटेगरी की बात करें, क्या इस तरह से रिसोर्सफुल है? रिसोर्सफुल अगर कोई कंट्री होगी सारे पैमाने पर, तभी ह्यूमन का एक अच्छा विकास हो पाएगा। इन्हीं सारे पैमाने को ध्यान में रखकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं इस बार जो डेटा पब्लिश किया गया उसमें टाइटल क्या रखा गया? टाइटल रखा गया ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नीति आयोग। अच्छा, इधर मैंने एक बात मिस कर दी, वो क्या है कि इसमें टॉप कंट्रीज कौन सी है? तो टॉप कंट्रीज या टॉपर कंट्री है स्विट्जरलैंड। आप सभी को ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये क्या है? ये सबसे अच्छा बच्चा है, टॉपर बच्चा है। ठीक है, तो ये हर बार रैंक में क्या करता है? टॉप करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नीति आयोग लॉन्चेस वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव टू प्रमोट ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता को हिंदी में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमिता। उद्यमिता को लगातार ग्रास रूट लेवल से प्रमोट करने के लिए, ग्रास रूट लेवल जब हम बोलते हैं तो ग्रास रूट लेवल कैसे होता है? तो आप समझिए, ये एक पर्टिकुलर देश है। देश में अलग-अलग क्या है भाई? राज्य हैं। राज्य में अलग-अलग क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, अलग-अलग जिले हैं, कई सारे जिले हैं। जिले में अलग-अलग जनपद हैं और जनपद में अलग-अलग क्या है? गाँव हैं। तो ग्रास रूट लेवल क्या हो गया भाई? गाँव हो गया। गाँव के ऊपर भी आप कह सकते हैं जनपद। तो स्पेशली जनपद और यानी ब्लॉक लेवल पर, स्पेशली आप कहें ब्लॉक लेवल पर या गाँव के लेवल पर क्या करना है? वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करना है। वोकल फॉर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। वोकल फॉर लोकल यानी जितने भी लोग उद्यमी हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? वोकल फॉर लोकल। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आत्मनिर्भरता को और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स के हिस्से के रूप में वोकल फॉर लोकल की पहल की शुरुआत की। बिल्कुल सिंपल सा है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। वही बात जो मैंने आपको बता दी। स्पेशली आप कैसे ध्यान रखेंगे? ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक या जिसे आप हिंदी में कहते हैं जनपद लेवल पर क्या करना है? प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया है नीति आयोग ने जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल, जो कि आप सभी को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? इससे होगा दिस इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमी बहुत सारे लोग सामने उभर कर आएँगे। बात करें इससे सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। ये दोनों ध्यान रखना है, जीईएम और ओएनडीसी फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है? इसके अलावा साथ-साथ एक ब्रांड है जिसका नाम है आकांक्षा। आकांक्षा नाम के ब्रांड के तहत एक समर्पित विंडो बनाई गई है, यानी एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? आकांक्षा रखा गया है। आकांक्षा रखा गया है, ठीक है? जिसमें 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस पर्टिकुलर आकांक्षा नाम की जो वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट में स्वदेशी प्रोडक्ट्स या आप कहें लोकल प्रोडक्ट्स कहाँ से आएँगे भाई? कैसे पता चलेगा? जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगर मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो मध्य प्रदेश की बात करें या आप उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर एक स्कीम चलाई जा रही है, आपने सुना होगा ओएन, वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ इस स्कीम के तहत भी क्या किया जा रहा है भाई? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पहचान उस पर्टिकुलर स्थान के नाम से की जाने का करने का प्रयास है। यानी स्पेशलिटी बताने का प्रयास है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंदौर शहर का फेमस क्या है? तो इंदौर शहर का फेमस है आलू।
बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा खरगोन, खरगोन की मिर्च, मिर्च, या फिर आप ऐसा कहें, इसके अलावा खंडवा की, खंडवा की भाई प्याज है, आपने सुना होगा, है ना? इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में जिस तरह के प्रोडक्ट्स को रखा गया है, उनके लिए ही अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना दी जाएगी, अलग से वहां पर भी आकांक्षा में भी प्रमोट किया जाएगा। 500 आकांक्षी ब्लॉक के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये स्थानीय उत्पाद हो सकते हैं, ध्यान रखना है। ये क्या है? स्थानीय उत्पाद का एग्जाम्पल है, ठीक है? सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है, स्थानीय उत्पाद। चलिए बात करते हैं इसके अलावा नीति आयोग के चेयरमैन के बारे में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जो कि प्लानिंग कमीशन का नया वर्जन था। इसके अलावा इसके वाइस चेयरमैन है सुमन के भेरी साहब और सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है Palestinian President Mahmoud Abbas appointed मोहम्मद मुस्तफा टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोहम्मद मुस्तफा को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या याद रखना है भाई? तो पैलेस्तीन आपको ध्यान रखना है, पैलेस्तीन या फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं भाई? मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास साहब। एज इट इज ध्यान रखना है। अब जैसे ही ये वाली बात न्यूज सामने आई तो मुझे एक और इवेंट ध्यान में आ गया। एक विवाद आपने बहुत सुना होगा, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का विवाद, फिलिस्तीन का विवाद। और एक प्रश्न मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी में पूछा गया, एमपीपीएससी में पूछा गया था गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड, गाजा स्ट्रिप से रिलेटेड, ठीक है? आपको वो क्वेश्चन की अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं वो क्वेश्चन भी अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप देखिए क्या विवाद रहा था, किस तरह का विवाद आपने सुना ही होगा। मैं उस विवाद पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिलिस्तीन की लोकेशन आप फिलहाल जान लीजिए। ये है आपका फिलिस्तीन, ये है आपका फिलिस्तीन, और इधर का बाकी जो सारा हिस्सा है, ये क्या है? इजराइल वाला, ठीक है? तो जितने पार्ट्स में आपको यहाँ व्हाइट व्हाइट दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करता हूं इसको। ये जो आपको क्रीमिश कलर का दिख रहा है, ये हिस्सा, ये पूरा क्रीमिश कलर का हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। ये वाला भी हिस्सा फिलिस्तीन के अंतर्गत आएगा, जो कि गाजा स्ट्रिप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ठीक है? यहाँ पर आपका फिलिस्तीन मैं लिख देता हूँ, फिलिस्तीन लिख देता हूँ, और बाकी यहाँ पर कुछ हिस्से इजराइल के भी हैं। फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है इससे, इस मैप्स को देखकर आपको ध्यान रखना है कि फिलिस्तीन के वेस्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी। जबकि अगर आप इसके नॉर्थ साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलेगी। क्या है भाई? गोलन हाइट। यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा क्योंकि मेरी इमेज आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जस्ट नॉर्थ में। अब यही सारी चीजें आपको एज इट इज में पीडीएफ में भी आपको दिख जाएंगी, तो पीडीएफ जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, इसके ईस्टर्न साइड पे आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा, जॉर्डन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये तीनों लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो लेबनान नाम की कंट्री, तो ऑब्वियस सी बात है, अपने आप में जब भी आप वर्ल्ड मैप देखें तो फिलिस्तीन के आसपास के एरियाज को ध्यान से देखें कि आसपास क्या-क्या चीजें हैं, ठीक है? फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पैरा आर्चर एंड अर्जुन अवार्डी मिस शीतल देवी विल बी द ईसीआई नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकॉन। हाल ही में पैरा आर्चर अर्जुन अवार्डी शीतल देवी, आप सभी को शीतल देवी का नाम तो एज इट इज टंग टिप में होना चाहिए। शीतल देवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पैरा आर्चर है, ये एक पैरा आर्चर है। साथ ही साथ इन्होंने जिस भी अभी जितने भी गेम्स प्रीवियस ईयर हुए हैं एशियन गेम्स में, वहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया था। साथ ही साथ इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड से भी रिसेंटली हाल ही में सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गई। पैरा एशियन गेम्स में इनको गोल्ड मेडल मिला है। शीतल देवी, a distinguished para archer Arjun awardee, was announced as national icon in the person with disability category. पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में शीतल देवी को अपना नेशनल आइकॉन चुना है। एज इट इज ध्यान रखना है आपको, ठीक है? आयोग ने पीडब्ल्यूडीज और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए एक समर्पित मतदाता मार्गदर्शिका भी लॉन्च की है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमितिये 2024। हाल ही में लेमितिये, लेमितिये नाम की
एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। कहाँ परफॉर्म की गई है? तो सिसिलीज में ये कंडक्ट होने वाली है। 18 मार्च से 27 मार्च तक ये होने वाली है, सिसिलीज में, ठीक है? लेमेतिए का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। स्पेशली अगर बात करें तो भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स और सिसिल्स, है ना? ध्यान रखना है सिसिल्स, रक्षा बल के लगभग 45 सैन्यकर्मी सिसिल्स में 18 से 27 मार्च तक 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए लेमेतिए 2024 में भाग लेंगे। तो कौन सी 2 कंट्रीज हैं? तो ध्यान रखना है इंडिया, इंडिया और सिजलीज, सिजलीज के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 10th एडिशन हाल ही में रखा गया। कहाँ रखा गया? तो ध्यान रखना है सिजलीज में ही रखा गया। लेमेतिए का मतलब क्या होता है? तो लेमेतिए का मतलब होता है दोस्ती, और ये 2001 से सेशल्स में ही आयोजित किया जा रहा है। ठीक है? एज़ इट इज़ ध्यान रखना है। बात करते हैं, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है, हाल ही में एसबीआई ने प्रस्तुत किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई इस पर्टिकुलर डेटा में। उन सारी चीज़ों में क्या सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ़ ये पर्टिकुलर एक तरह की न्यूज़ बस है। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल इससे ज़रूरत नहीं है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़े राजनीतिक दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को लगभग 6,000 करोड़ रुपए दिए थे। न्यूज़ क्या है? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है थोड़ा-सा। क्या हुआ? एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को डेटा सबमिट किया गया। एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को एक डेटा सबमिट किया गया, स्पेशली जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया गया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं भाई? अगर सामान्य शब्दों में आप समझें, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, फर्म फर्म या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के द्वारा, या फिर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, फर्म में वही सारी चीज़ें आ गई। जब किसी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड दिया जाता है, कुछ मनी अमाउंट दिया जाता है, कुछ पैसा दिया जाता है, डोनेट किया जाता है। ये क्या है? डोनेशन है, एक तरह का डोनेशन है। जैसे मान लेते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो बीजेपी को कुछ पैसा देती है, दान में देती है ना? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि दान दे रही है कि आप इससे पार्टी का खर्च चलाएँ। इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या होगा? पार्टी के सभी खर्च मैनेज किए जाते हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात करें या आरजेडी, जितने भी तरह की पार्टी आपको आज के समय पर देखने को मिलती है, सबको कुछ डोनेशन मिलता है। उन वो डोनेशन कितने-कितने रुपयों का है, इसका पूरा विवरण हाल ही में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर अमाउंट लगभग 6,000 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को मिले। इसमें सबसे ज़्यादा किसने दिया है? तो लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, है ना? स्पेशली ध्यान रखना है, एक फर्म है लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की एक फर्म है, जिसने 1368 करोड़ रुपए दान किए हैं, डोनेट किए हैं, जो कि पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का 11% है। इसी तरह से अन्य कुछ कंपनियां हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपको वो सारी चीजें पढ़ लेनी है। सिंपल सी बात समझाना था, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अब बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। 2018 में इसकी शुरुआत हुई, और इस चुनाव बॉन्ड योजना ने लोगों को गुमनाम रहते हुए अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को किसी भी राशि का दान देने की अनुमति दे दी। क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में हुई, और 2018 में जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, तो इससे क्या होने लगा? कोई भी व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे कोई फर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्या कर सकता है? किसी भी पार्टी को कुछ अमाउंट डोनेट कर सकता है, मनचाही राशि। भारतीय स्टेट बैंक ने ₹1,000, ₹10,000, ₹1,00,000, ₹10,00,000 और ₹1,00,00,000 के मूल्य वर्ग में ये बॉन्ड जारी किए। यानी कि इस तरह से आप देख पाएँगे कि बहुत सारा डोनेशन किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को दिया जा सकता है, जिसे हाल ही में 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। यानी कि यह पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड देने की ये जो प्रथा चल रही थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। क्यों कहा है? उसका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, किसी एक पार्टी पक्ष में होगी, या आप ऐसा कहें जो पार्टी अभी का जिनकी सरकार होगी, उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन मिलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि प्रेशराइज़ भी किया जा सकता है। दूसरा, जो बाकी अन्य पार्टी हैं, उनको इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा डोनेशन, तो आप स यहाँ पर देख पाएँगे कि एक बायसनेस क्रिएट हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस वजह से 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया है। चलिए, बात करते हैं, इस तरह से हमारी सारी न्यूज़ कंप्लीट हुई। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप ज़रूर वो सारी चीज़ें अ
स्पेशली टेलीग्राम पर आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आप हमें इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्पेशली इन इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी या फिर आप ऐसा कहें शॉर्ट्स के माध्यम से या फिर रील्स के माध्यम से आपके करंट अफेयर्स रिवाइज होते रहेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर लें। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आप इस सेशन के बारे में अन्य लोगों को भी बताएँगे, जिससे बाकी लोग भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और हमारे साथ जुड़ें। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।